तो इस वीडियो में हम लोग केमिकल लॉ को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो केमिकल लॉ क्या है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो बोल रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड, बोल रहा है कि जो कोई भी जो कॉम्बिनेशन है किसका, एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होकर कंपाउंड का जो फॉर्म होता है इज गवर्न बाय फ्लोइंग 5 बेसिक लॉ। बोला कि कोई जो एलिमेंट है, कोई एलिमेंट से कोई कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है इसको कितने तरीका से बना सकते हैं, इसका क्या क्या लॉ होना चाहिए, ठीक है ना। उसका 5 बेसिक लॉ दिया हुआ है। जैसे कि मान लो कोई रिएक्टेंट है, मतलब कोई रिएक्टेंट है ए, कोई रिएक्टेंट है बी। ये क्या है, रिएक्टेंट है। यहाँ से प्रोडक्ट बना रहा है कोई C+D बना रहा है। तो ये क्या है, इधर प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। तो बोला ये कितने तरीका से बन सकता है, उसमें क्या क्या लॉ लगेगा, इसी के बारे में जानना है। उसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक ना। और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये तीसरा लॉ पढ़ना उसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और चौथा लॉ हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गेल-जॉक्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक ना। और पांचवा और लास्ट पढ़ेंगे एवोगाड्रोज लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक ना, इसके बारे में जानेंगे। ये बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, बोला इट वाज प्रपोज्ड बाय लेवेजियर। इसको प्रपोज किसने किया था, लेवेजियर, ठीक ना। बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन बट मास को क्या किया जा सकता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में या फिजिकल रिएक्शन में, न तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है मास, कोई दिक्कत। तो क्या बोला कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट में जितना मास था, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट जो बनेगा मास उसका भी उतना ही रहेगा। ये लॉ बोल रहा है। बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बोला टोटल मास ऑफ मटेरियल आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, बोल रहा है कि टोटल मास ऑफ मटेरियल जो है आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के बाद बोला इज सेम एज, सेम रहता है दैट द टोटल मास बिफोर रिएक्शन। बोल रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन से पहले का मास और केमिकल रिएक्शन के बाद का मास क्या होता है, सेम होता है। बोला दिस लॉ इज नॉट फॉलो इन न्यूक्लियर रिएक्शन। बोला न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ फॉलो नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या था, मास का लॉस गेन होते रहता है, ठीक ना, इसलिए उसमें यूज नहीं होता इसका। बोला इफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट कंप्लीटली, बोला कि अगर रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्रोडक्ट में, तो क्या होगा, जो रिएक्शन से पहले जो मास ऑफ रिएक्टेंट था और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। रिएक्टेंट से पहले वाला मास, रिएक्शन से पहले वाला मास और रिएक्शन के बाद वाला जो मास होगा, टोटल रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब पहले वाला मास और बाद वाला मास क्या होता है, बराबर होता है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वाला। कोई दिक्कत, जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे A+B मिलके C+D बना रहा है, एक टाइप का रिएक्शन ये हो, इसका मतलब क्या, इसका दोनों का मास का सम और इस दोनों के मास का सम, टोटल मास क्या होगा, बराबर होना चाहिए। जैसे AB बना रहा है, इस तरीका से बना सकता है, A+B मिलके AB बना सकता है, ये ऐसा बना सकता है, A+B मिलके कोई C+D अलग अलग प्रोडक्ट बना सकता है, या दोनों मिलके A+B मिलके AB बना सकता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म बना सकता है, लेकिन मास दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसका मास और इसका मास क्या होगा, टोटल सेम होना चाहिए। इसका भी मास और इस टोटल का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि कोई कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, तो चलिए इसका मास देख लेते हैं। इसका कितना होता है 12 और इसका कितना होता है 32, दोनों मिलके देखिए कितना है 44 ग्राम है, और इसका बताइए कितना होगा 12 + 32, मतलब ये भी कितना आया 44 ग्राम। तो देखिए यहाँ से रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या है, इक्वल है। रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद का मास इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है इसको। से मान लो इसका दिया हुआ N2 और H2 मिलके क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है, अमोनिया गैस, ठीक है ना। तो इसका मास निकाल लो 28 और इसका कितना हो गया तो 6 और इसका कितना होगा, आज आपका कितना 17 दूनी 34 34। देखिए इसमें जोड़ते हैं कितना आता है 4 34, इसका भी 34। देखिए दोनों का मास क्या है, दोनों साइड इक्वल है। तो आप इसको नोट कीजिए। इसका एक दो एग्जांपल और करवाएंगे, इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक ना। इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि यदि बोल रहा है कि अगर रिएक्टेंट जो है नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, देन बोला कि अगर रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है तब कैसे इसको लिखें।
तो तब कैसे लिखना है कि बोला कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। बोला कि मास ऑफ रिएक्टेंट जितना है ना वो बराबर किसके बराबर होगा, जितना मास प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, और प्लस जो मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, मतलब जो मास रिएक्टेंट का बचा हुआ है उसको ऐड करेंगे, जितना फॉर्म हुआ जितना बच गया उसको ऐड करेंगे तो टोटल मास जो पहले था उसके बराबर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और ये बोल दिया कि ये 100 ग्राम ले लिया गया, मान लिया गया ये 100 ग्राम लिया है इनिशियल, और बोला कि 28 ग्राम फॉर्म हुआ, 28 ग्राम क्या हुआ, फॉर्म हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, और बोल रहा है कि जो और 22 ग्राम जो है फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोल रहा है इस लॉ को फॉलो करवाओ, इस फॉर्मूला को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अगर ये जो फॉर्म हुआ है कितना 28 और 22, तो ये मिलके कितना आया है 50 ग्राम टोटल फॉर्म हुआ, और ये था कितना आपका 100 ग्राम, तो बचा कितना 50 ग्राम जो है आपका लेफ्ट है, क्या है 50 लेफ्ट है, ग्राम में बोले चाहे जो भी बोलना है, लेफ्ट बच गया। तो इसी को फॉलो करा देखिए यहाँ से, पहले क्या था इनिशियल 100 था, और ये बराबर कितना आएगा बताइए, ये फॉर्म हुआ था कितना 28 प्लस 22, और लेफ्ट बच गया था कितना 50 प्लस में, देखिए इसी के बराबर आ गया, उस तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक ना, ये मान लिया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1.5 ग्राम लिया कि C2H6 लिया गया है, और बोल रहा है कि ऑन कंप्लीट कंबसन, और उसको कंप्लीट क्या कर रहा है, कंबसन करवा रहा है, जला रहा है, ठीक ना। बोल रहा है कि गिव 4.4 ग्राम CO2 गैस, अगर हम कंबसन करवाएंगे किसी को जलाएंगे ना तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा। तो बोला कि 4.4 ग्राम जो है ना CO2 गैस निकल रहा है एंड 2.7 ग्राम वाटर निकल रहा है। तो बोला कि शो करो, मतलब दिखाओ, बताओ कि जो ये जो इक्वेशन होगा, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक ना। ये बोल रहा है कि जो रिएक्शन ऑफ ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, शो करना है, बताना है कि ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो बोल रहा है उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। बोला कि जो C2H6 जो है, C2H6 बोला इसका कंबसन करवाते हैं। तो कंबसन किसके रिस्पेक्ट में करवाते हैं, O2 के प्रेजेंस में करवाएंगे। O2 के प्रेजेंस में करवाएंगे क्या बनेगा, जो CO2 गैस बनेगा, और ये वाटर वेपर बनेगा, और यहाँ से हीट निकलेगा, यही निकलेगा। तो पहला काम क्या करना है, इसको बैलेंस करना। क्या करना है, बैलेंस। तो बैलेंस करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे, जो मेटल नॉन मेटल, अगर मेटल रहेगा तो पहले मेटल को करेंगे, मेटल नहीं तो नॉन मेटल को, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बाद में करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो बैलेंस करते क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट में लगा देंगे 2 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक ना। ऑक्सीजन को बाद में करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल है, इसको कभी भी कर सकते हैं बैलेंस, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 लगा देंगे तो 6 हाइड्रोजन हो गया। अब करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 3 प्लस, तो 7 ऑक्सीजन इधर। अगर इधर 7 ऑक्सीजन है तो इधर क्या करना पड़ेगा, तो 7/2 से मल्टीप्लाई, तब ना 2 से 2 कट जाएगा तो 7 ऑक्सीजन बच जाएगा। अब ये आ गया, ये बैलेंस हो चुका है। तो आप ऐसे लिखे वो भी सही है, और आप चाहें कि इस फ्रैक्शन में है इसको थोड़ा होल नंबर में लिखें, अच्छा लगेगा देखने में, तो भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, 2 से क्या करेंगे, ये 2 नीचे में जो है इसको हटाना चाहते हैं, 2 को नीचे हटा देते, अच्छा नहीं लग रहा है। तो 2 से दोनों साइड जब भी मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या आएगा 2C2H6 और प्लस क्या आ जाएगा 7O2, ये तो 2 कट जाएगा ना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4CO2, और यहाँ हो जाएगा 6H2O। चेक कर लीजिए बैलेंस है या नहीं। बैलेंस देखो, 4 कार्बन है, 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन, और यहाँ देखो 4 दूनी 8, 8 6 14 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12, सॉरी ऑक्सीजन था 14, 6 दूनी 12 कितना हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। तो बैलेंस ऑलरेडी, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या बोल रहा है कि जो ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1.5, क्या दिया हुआ है 1.5 ग्राम दिया हुआ है, और ये जो बन रहा है CO2, ये बोल रहा है 4.4 ग्राम ये बन रहा है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे ये बन रहा है O2, बोला 2.7 ग्राम बन रहा है, ठीक ना, ये आ रहा है, इतना दिया हुआ। और मुझे बोला कि इसको अवे करवाना, तो इसका मतलब ये है कि इसका अगर मास निकल जाए ना तो दोनों को जोड़ के इक्वल करके देख लेंगे किधर है। तो अब ऐसे नहीं करना है कि सर इसको जोड़ देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, जितना घट रहा हो लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक ना, फिर तो रिएक्शन है, मैथ नहीं है ये।
तो क्या करना, तो सबसे पहला काम क्या करना, हम लोग को मोल निकालना। किसका? इसका मोल निकालते हैं। तो मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल निकालना किसका? C2H6 का। तो मोल बराबर क्या होता है? वेट अपन मोलर वेट। वेट कितना दिया? 1.5। और C2H6 का मोलर वेट कितना होता है? C2H6 का 12 दूनी 24 और 36 होता है। इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 15 दूनी 30, 1/2 और 2 आ जाएगा 0, 1/20 आ जाएगा। ये इसका आ जाएगा मोल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इक्वेशन को पढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये जो है क्वेश्चन को पढ़िए, बोल रहा है कि 2 मोल जो है ना, 2 मोल कौन सा? C2H6 वो कंज्यूम कर रहा 7 मोल O2 को। किसके लिए? कंप्लीट कंबशन करवाने के लिए। बोल रहा है कि 2 मोल जो है इथेन जो है कंज्यूम कर रहा, रिक्वायर्ड कर रहा है 7 मोल का क्या? ऑक्सीजन गैस। किसके लिए? कंप्लीट कंबशन करवाने के लिए। इसी चीज को लिख लेते लैंग्वेज में। क्या लिखा है कि 2 मोल ऑफ C2H6 जो है ये कंज्यूम कर रहा है कितना? 7 मोल O2 को कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम कर रहा है, कोई दिक्कत? या रिक्वायर्ड कर रहा है, यही ना है, ठीक ना? तो 2 मोल ये 7 मोल कंज्यूम कर रहा है, तो 1 मोल कितना करेगा कि मुझे निकालना ये है, तो हम इससे रिलेशन निकालते हैं। तो 1 मोल जो है ये C2H6 कितना करेगा? 7/2 करेगा। और ये मोल दिया हुआ कितना है? बोला कि अगर वो 20 मोल रहेगा, ये अगर 20 मोल होगा तब ये कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक ना? तो 1/20 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से निकालेंगे 1/20 मोल बराबर आ जाएगा 7/2। हाँ, इंटू 1 में इतना, तो 1/20 में कितना? तो 1/20 से मल्टीप्लाई, मतलब 7 क्या आ जाएगा? 40 मोल जो है O2 कंज्यूम हो रहा है। क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। कोई दिक्कत? बोला इतना मोल क्या हो रहा है? O2 कंज्यूम। तो हम निकाल लेते इसका मोल निकाला हुआ, तो मास निकाल लेते क्या होता है। तो मास बराबर क्या होता है? मास बराबर होता है मोल इंटू मोलर वेट। क्या होता है? मोल इंटू मोलर वेट। तो मोल कितना दिया हुआ? 7/40 और मोलर वेट O2 का कितना होता है? O2 का 32। क्या होता है? 32। देखिए काट रहे, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं इसको ऐसे लिख लें। 10 × 4, 4 से काटेंगे तो क्या आएगा? 8 चौका 32, 8 से 56, 56/10 मतलब 5.6। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका निकल का आया है 5.6 आया है। चलिए तो अब इक्वेशन को लिख लेते हैं, अब जोड़ के दिखाते हैं। क्या लिखा है कि 2C2H6 अब प्लस 7O2 मिलके क्या बना रहा है? 4CO2 प्लस 6H2O। देखिए यहाँ से अब हम वेट निकाल लिए हैं। ये कितना है? 1.5 ग्राम, और ये निकाले हैं कितना निकला? 5.6 ग्राम निकला है। और ये पहले से गिवन है 4.4 ग्राम, और ये गिवन है 2.7 ग्राम। अब मिला के देखते हैं। अब इसको जोड़िए, ये कितना हो रहा है? इसको जोड़ते हैं, ये कितना होता है? 7 5 6 5 11 1 और 6 1 7 7.1 आ रहा है। ये इतना ग्राम आ रहा है। अच्छा इधर भी होना चाहिए इक्वल, इधर भी चेक कर लीजिए, इधर भी करेंगे तो 7.1 आ जाएगा। इससे क्या पता चला कि दोनों साइड अब क्या है? दोनों का मास क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन बोल रहा है ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। कोई दिक्कत? इससे ये प्रूफ है। तो हम लोग को यही शो करवाना है, इसमें निकाल लें जो चीज़ अगर मान लो कभी ये नहीं दिया हो तो ये निकालना होगा। तो इसी का रिलेशन निकाल के, इससे निकाल के और दोनों को चेक करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों साइड मास बराबर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का हुआ कि नहीं। अगर हो गया इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो हो रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग नोट कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट लॉ क्या है? सेकेंड लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चल डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलिए या कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलिए, सेम ही है। बोला इट वाज प्रपोज बाय प्रोस्ट। बोला ये प्रोस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया था। बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार बोल रहा कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड जो है बोला कि ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट। क्या बोल रहा है? एक प्योर केमिकल कंपाउंड जो है ना हमेशा सेम एलिमेंट कंटेन करता है, कंबाइंड टुगेदर। सेम बोला कि ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वेट। किसके रेशियो में है? वेट के रेशियो में, फिक्स रेशियो। व्हाट एवर इट्स मेथड ऑफ प्रोपोर्शन मे बी। कहने का मतलब क्या है
कि बोल रहा है कि कोई प्योर केमिकल कंपाउंड जो है एक फिक्स वेट के रेशियो में कंबाइंड करता है, चाहे वो मेथड जो भी हो बनाने का, चाहे वो रिएक्शन जिस तरह मेथड से बने, ठीक ना। चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं और अच्छे से। जैसे कि मान लीजिए ये वाटर है, तो वाटर जो है, तो वाटर में इसमें मास का रेशियो क्या है, ऑक्सीजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन का मास कितना है 2 और ऑक्सीजन का कितना है 16 है। तो इसका रेशियो क्या आया 1:8। इसका मतलब क्या है कि ये वेट का रेशियो वाटर में क्या है, वेट का रेशियो 1:8 है। चाहे वो वाटर जो भी वाटर, जैसे रेनी वाटर की बात करेंगे इसमें भी 1:8 ना आएगा, वाटर तो ही होगा H2O, चाहे रेन वाटर हो चाहे सी वाटर हो, तो इसमें भी क्या होगा 1:8 ही आएगा। वेट का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो वही चीज बोल रहा है कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट जो बना है ना इससे, सेम एलिमेंट वो कहीं भी होगा तो वो वेट के रेशियो में क्या होगा, फिक्स रहेगा हमेशा, टुगेदर इन फिक्स रेशियो ऑफ देयर वेट के। चाहे रेनी वाटर हो उसमें भी वाटर वही रहेगा H2O रहेगा, तो H2O का मास का क्या होगा 1:8 रेशियो में रहेगा, वेट फिक्स रहेगा। चाहे सी वाटर, चाहे समुद्री पानी की बात करें उसमें भी क्या होगा, वाटर H2O होगा, H2O जैसे ही होगा H2O होगा, तो इसमें भी क्या होगा 2 और 16, तो 1:8 आएगा मास हमेशा। चाहे सी वाटर की बात करें, चाहे मिनरल वाटर की बात करें, चाहे हम लोग टैप वाटर की बात करें, चाहे जो भी वाटर की बात करें, वाटर जब भी आएगा तो उसका मास का रेशियो क्या आएगा, वेट का रेशियो 1:8 रहेगा, फिक्स रहेगा हमेशा। यही चीज़ ये लॉ बता रहा है, ठीक ना। जैसे कि एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक। दूसरा मेथड से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करवाना है, ठीक ना। सेकेंड मेथड मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ से भी क्या बना CO2 गैस बना, दूसरा मेथड से बन गया। एक और भी करते हैं, जैसे हम लोग 2NaHCO3 को हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक ना। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, वाटर बन रहा है और CO2 गैस बन रहा है। तो इसमें चेक करना है कि क्या इसमें जो बना है CO2 तीनों जगह से, 3 अलग अलग तरीका से जो बना है, क्या इसमें वेट का रेशियो, एलिमेंट का जो वेट का रेशियो फिक्स है, तो चेक करके देखते हैं। तो क्या है कार्बन का वेट, कार्बन का वेट कितना है 12 और ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 दूनी 32, तो 4 तिया 12 और 4 8 32, 3:8 है। आप यहाँ भी निकालेंगे तो क्या आएगा 12:32, तो मतलब 3:8। देखिए यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी निकालेंगे तो क्या आएगा 3:8 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये कंपाउंड जो है, ये कार्बन जो डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जो बना है ना, ये किसी भी मेथड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, तो उसमें जो कार्बन का और ऑक्सीजन का जो वेट का रेशियो होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। यही बात बोल रहा था, ये लॉ बोल रहा है, ठीक ना। कोई दिक्कत समझने में किसी को। चलिए नेक्स्ट क्या लॉ बोल रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको अच्छे समझ, इसको एग्जांपल से अच्छे से समझना, डेफिनेशन तो ना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जांपल्स फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं। बोला कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बोला इट वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन एंड वेरीफाइड बाय ब्रेजिलियस। बोला ब्रेजिलियस के द्वारा ये वेरीफाई किया गया और इस लॉ को किसने बताया, मतलब प्रपोज किया, डाल्टन ने, ठीक ना। एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन को आराम से, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक ना। बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बोला इस लॉ के अनुसार, बोला व्हेन दो एलिमेंट A एंड B कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन केमिकल कंपाउंड। बोला कि दो एलिमेंट A और B मिलके एक से अधिक जो है कंपाउंड को क्या कर रहा, फॉर्म करता है, ठीक ना। केमिकल वन केमिकल कंपाउंड, मोर देन वन केमिकल कंपाउंड फॉर्म, ठीक ना। बोल रहा है कि जो उसके बाद द डिफरेंट वेट ऑफ ए, क्या बोल रहा है कि डिफरेंट वेट ऑफ ए विच कंबाइन विथ ए फिक्स्ड वेट ऑफ बी। बोला डिफरेंट वेट जो है ना, ए का डिफरेंट वेट जो है ना बी के फिक्स वेट के साथ रिएक्शन करता है। फिक्स वेट ऑफ बी आर इन रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। बोला इसका जो रेशियो क्या होगा, सिंपल होल नंबर में होगा, ठीक है ना। चलो एग्जांपल से देखेंगे। बोला कि ये लॉ बोल रहा है कि इट इज नॉट वैलिड इन आइसोटॉप्स, ये आइसोटॉप्स वैलिड नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जो कोई एक एलिमेंट ए है और यहाँ पे कोई एलिमेंट बी मान लिया, ठीक ना, ये क्या बना रहा है, ये कंपाउंड एक सी बना रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत। वही ए और बी मिलकर एक कंपाउंड डी बना रहा है, एक से अधिक कंपाउंड बना रहा है। देखिए यहाँ से डिफिनेशन वही बोल रहा है, एक से अधिक कंपाउंड बना रहा। तो ये डिफिनेशन क्या बोल, इसमें क्या बोल रहा है कि जो ए जो दोनों जगह है ना, ये डिफरेंट मास लिया गया। मान लो यहाँ पे 10 ले लेंगे, यहाँ पे 20 ले लेंगे, ठीक ना। इसके साथ डिफरेंट मास के साथ रिएक्शन करवाते, लेकिन इसमें जो बी रखा गया वो फिक्स रखा गया है। क्या रखा गया,
फिक्स्ड रखा गया है। तो बोला बी रखा गया, फिक्स रखा गया, ठीक ना। तो बोला इसमें जो यहाँ पे जो बी आएगा, बी का रेशियो इसमें कंपाउंड में, उसका जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर में होगा। इसमें जो कंपाउंड में जो बी आया होगा ना, कंपाउंड के अंदर जो आया होगा उसमें जो इसका रेशियो होगा दोनों में, वो सिंपल रेशियो में आएगा, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है, वाटर है, ठीक ना। ये वाटर जैसे बना है H2 और O2 से मिलकर बना है वाटर, H2, इसको बैलेंस कर लेना है, ठीक ना। इस तरह से बना है वाटर, और इसी से जो है H2 और O2 को मिला के, H2 और O2 को मिला के ये H2O2 भी बना है। क्या बना है, H2 और O2 भी बना है। कोई दिक्कत यहाँ से, ये बना है। तो बोल रहा है इसमें कि एक एलिमेंट को फिक्स रखना है, एक को वेरी करवाना है, ठीक ना। देखिए यहाँ से H2, यहाँ भी H2 क्या है, फिक्स है, और ये देखिए वेरी कर रहा है, ठीक ना। तो बोल रहा था ये जो कंपाउंड बनेगा ना, देखिए यहाँ से ये क्या है, फिक्स्ड है, और ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट मास है, क्या है, डिफरेंट मास है। इसी को चेक करना। बोला इसका जो रेशियो होगा ना, कंपाउंड, जिस कंपाउंड ये बना है ना, बोला इसका रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर होना चाहिए। जैसे इसमें बोला ये फिक्स है, देखिए यहाँ से ये फिक्स है और ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर चलिए चेक करते हैं, हाइड्रोजन लिख दिए, ऑक्सीजन लिख दिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 वेट है, इसका मास कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना है, इसमें 16 है। अच्छा इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है 2 है, इसमें क्या है ऑक्सीजन 32 है। देखिए ये फिक्स है, ये क्या है आपका, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। बोला कि ये क्या है आपका, डिफरेंट, ये क्या बोल रहा है आपका, डिफरेंट है। यहाँ से ये क्या है, डिफरेंट मास है। तो बोला इसका जो डिफरेंट मास है, ये जो बता रहे थे डिफरेंट मास जो बता रहे थे, इसी का बोल रहा था रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर होना चाहिए। इसमें जो देखिए तो हम ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 16:32, मतलब 1:2। ये एक क्या है, सिंपल होल नंबर है, सिंपल नंबर है, सिंपल होल नंबर के रेशियो के टर्म में है। तो ये इक्वेशन, ये जो लॉ है इसी के बारे में बोल रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए एक एग्जाम्पल्स और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। से मान लीजिए कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन ऑक्सीजन के मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनता है, ठीक ना। देखिए आप ये क्या है आपका, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और ये देखिए आपका फिक्स नहीं है, डिफरेंट है, ये क्या है, डिफरेंट है। तो बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड बनाएगा ना, तो कंपाउंड में जो है ये जो ऑक्सीजन का मास होना चाहिए ना, वो डिफरेंट तो होगा ही इसमें जो आएगा, लेकिन उसका जो रेशियो होना चाहिए एक सिंपल होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बस यही पूछ रहा। देख लीजिए CO2 है और यहाँ से CO है, तो यहाँ से CO2 में देखते हैं, CO में देखते हैं कार्बन का मास कितना है, यहाँ पे 12 है, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है। यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 और ऑक्सीजन क्या है 16 है। अच्छा CO2 में कार्बन कितना 12 है, देखिए फिक्स है, और ऑक्सीजन कितना है 32 है। देखिए ये जो टर्म है ये आपका ये फिक्स हो गया, ये क्या है, ये आपका फिक्स्ड है। तो नेक्स्ट वाला जो दूसरा जो एलिमेंट होगा वो उसका रेशियो डिफरेंट होना चाहिए, उसका रेशियो निकालेंगे। तो देखिए 16 × 16 × 32 का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से रेशियो आएगा 1:2, और ये बताना है कि ये सिंपल होल नंबर है, ये सिंपल क्या है, होल नंबर में आ रहा है। तो ये इक्वेशन यही बता रहा था कि जो अगर दो एलिमेंट मिलके अगर एक से अधिक कंपाउंड बना रहा है, तो उसमें जो एक एलिमेंट को अगर हम फिक्स करते हैं तो दूसरा एलिमेंट को जो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, तो इसका मास जो है कंपाउंड में जो रेशियो उसका निकालेंगे मास का, वो क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन ये बता रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, यहाँ से भी एग्जाम्पल समझ गए, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक ना। तो एक का मास को फिक्स करना, दूसरा का मास जो डिफरेंट है, तो उस कंपाउंड में देखेंगे इसका मास का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर है या नहीं है, ठीक ना। अगर है तो इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। तो चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट लॉ को देखेंगे फिर। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये बोला है कि इसको बताओ, प्रूफ करके बताओ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो बताओ कैसे होगा। अगर ये बोला कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में है तो बताओ इसमें ऑक्साइड का रेशियो क्या है, ठीक ना। तो क्या करें, सबसे पहले देखते हैं कि जो ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन के क्या है मास, नाइट्रोजन कितना 28 है, यहाँ पे कितना है 14 है, यहाँ पे भी 28, यहाँ भी 28 और यहाँ भी
28 है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अप्रोक्स में क्या है, इक्वल इक्वल यहाँ पे आ रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स मान लेंगे, ठीक ना। पहले निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी क्या है 16 है, यहाँ पे 40 16 48 16 64 16 5 80 ये दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं किसको, किसी एक को फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, जो आसान हो उसको फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि उसने बताया था कि एक एलिमेंट का जो फिक्स होगा दूसरा क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेंगे। तो इसको फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, तो ये 28 है, ये भी ये तो 14 है, ये 28 से 28 सब जगह। तो इसको क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ भी ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसमें करेंगे तो पूरे में करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करिए 32 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब देखना कि रेशियो क्या आएगा, अब निकालना रेशियो इसका। तो रेशियो क्या है, देखो 16 है, ये 32 है, तो 1 यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे आएगा 3:4, और यहाँ पे आ जाएगा 5। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, रेशियो में कट जाएगा, 16 16 32 48 64, और तो 1:2। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्साइड का रेशियो, ऑक्साइड का रेशियो ऑफ ऑक्साइड, रेशियो ऑफ ऑक्साइड क्या आ गया, ये आ गया है, ठीक है ना। और क्या माने कि यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स लिए थे, नहीं फिक्स्ड किए थे नाइट्रोजन को, किसी को भी आप फिक्स कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक ना। रेशियो में आ गया, और ये रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो, क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बोला कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक ना, या प्रूफ कर रहा है। सबसे पहला देखना, चेक करना है, ये कंपाउंड में देखते हैं H2 है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड बोला कि सेम कंपाउंड होना चाहिए एलिमेंट का, देखिए यहाँ पे H2S है, ठीक ना। यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ठीक ना, ये तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, पहले नहीं होगा, ठीक ना। कौन फॉलो कर रहा, तो बोले यहाँ पे देखो H2HCl का देख लो, यहाँ से कार्बन कार्बन दोनों में सेम फिक्स है। क्लोरीन, क्लोरीन का जो मास कितना आ रहा है देखो यहाँ से, और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों सेम एलिमेंट तो है ही नहीं, इसमें ये भी नहीं होगा। देखो H2 दोनों सेम में आ गया, H2 सेम में आ गया, तो कोई तो मास डिफरेंट होना चाहिए ना, ये भी मास सेम है, ये भी मास सेम, ये भी मास सेम, दोनों सेम आ गया, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, सेम है, फिक्स है ना। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डिफरेंट है, इसका रेशियो आ रहा है कितना 1:2, कितना आ रहा है 28, और यहाँ पर आ रहा है कितना 40, तो 2:1 के रेशियो में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक एलिमेंट फिक्स होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, उसका सिंपल रेशियो होना चाहिए, होल नंबर रेशियो। तो ये दिख रहा है, इसका मतलब यही आंसर इसका होगा। यहाँ पे जैसा था ही नहीं, यहाँ पे क्लोरीन था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बोला कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए चेक करके दिखाते हैं कौन सा। देखिए यहाँ पे क्या SnCl2, देखिए यहाँ पे Sn है यहाँ पे, यहाँ भी है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, दोनों में है ही, और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो सिंपल रेशियो में आएगा, क्योंकि अगर वो डेसिमल में होगा तो दोनों साइड डेसिमल है, तो डेसिमल हटा के सिंपल रेशियो कर लेंगे, ये तो करेगा फॉलो, ठीक ना। इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखो Pb है, यहाँ Pb है, यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पे क्या था, टीन सेम था, Sn सेम था, यहाँ Pb सेम है, फिक्स है, और ऑक्सीजन देखिए वेरिएबल है, इसका मतलब ये भी सही है, ठीक ना। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आयरन क्या है, फिक्स है, यहाँ पे आयरन फिक्स है, लेकिन क्लोरीन का क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, वेरिएबल आ रहा है, ठीक है ना, यही फॉलो कर रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, फिक्स है, ठीक ना। बोला कौन इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो एलिमेंट सेम है ही नहीं उसमें, ठीक ना। यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, क्या आएगा इसका आंसर, ये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है ना, या इसी को हम लोग गैलोजाक्स लॉ बोलते हैं, ठीक ना। बोला इट वाज प्रपोज्ड बाय गैलोजाक्स इन 1808 में, 1808 ईस्वी में किया था, इन गैसियस रिएक्शन के लिए, ठीक ना। बोला कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रिएक्टेंट्स कंबाइंड विथ सिंपल रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, बोला कि जो एट सेम टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है, रिएक्टेंट कंबाइंड करता है सिंपल रेशियो ऑफ प्रोडक्ट के सिंपल रेशियो में। एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें यूज करने से A और B मिलके कंबाइन होकर C बना रहा, तो इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको मोल बोलते हैं, मोल के टर्म में। अगर गैस है इसको वॉल्यूम के टर्म में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके क्या है, मोल के टर्म में अगर बोल सकते हैं, और गैसियस है तो वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इसमें भी तो बोला इसका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर ये दिया हुआ 1 वॉल्यूम, ये भी कितना होगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक इसका भी 1 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी 1 वॉल्यूम, लेकिन ये कितना होगा 2 वॉल्यूम, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल कंबाइंड हो रहा, तो ये बना कितना 2 मोल, इस तरीका से, ठीक ना। अगर कोई बोल दिया कि 1 लीटर है, ये भी कितना होगा 1 लीटर, ये कितना बनेगा 2 लीटर बनेगा, कोई दिक्कत। अगर बोल दिया कि कोई 1 ml है, ये भी कितना होगा 1 ml हो जाएगा, ये कितना 2 ml आ जाएगा। मान लो कोई ले लिया है, इसको मान लेते हैं कि जो, चलो मान लो कि 20 ml है, मान लिया 20 ml है, ये कितना कंज्यूम करेगा, इसका मतलब क्या, ये इसको कंबाइन होता है, ये कितने से कंबाइन होगा 20 ml, क्योंकि यहाँ का स्टोइकियोमेट्रिक सेम है, लेकिन बनाएगा कितना, ये 20 ml 1 है, 1 20 ml, तो 2 किसके ml 40 ml के आसपास, इस तरीका से इसमें करेंगे, ठीक ना। अगर कोई बोल दिया कि चलो ठीक है, ये जो है अगर बोल रहा है कि ये 60 ml यूज कर रहे हैं, बोला कि फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट 60 ml, ठीक ना, तो उसमें कंज्यूम कितना हुआ था हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्या ये 2 था मोल, तो 60 तो 1 बराबर 30, तो ये आएगा 30, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 30 ml आएगा, वॉल्यूमीटर में चाहे मोल के टर्म में, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका मास कितना है 28 ग्राम दिया हुआ, इसका कितना है 6 ग्राम दिया हुआ, इसका कितना दिया हुआ 17 दूनी 34 यह दिया हुआ। अगर बोल दे कि 1 वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम होगा, और ये 2 वॉल्यूम होगा। स्टोइकियोमेट्रिक देखिए 1 है 3 है 2 के अकॉर्डिंग, ठीक ना। अगर कोई बोल दे कि ये जो है 2 ml लिया गया है, ये कितना ml होगा, बोलेंगे सर 2 ml, 1 मोल जो है 2 ml यूज कर रहा, 3 कितना होगा, फिर 2 3 6, बोलेंगे ये 6 ml हो जाएगा, आ जाएगा ये से। और ये कितना बनेगा, बोलेगा 4 ml बनेगा, 4 ml बनेगा, ठीक है। कोई अगर मान लो किसी को भी ले सकते हैं, मान लो कि जो बोल रहा है क्या, जो ये जो है ना आपका 40 ml फॉर्म हो रहा है, 40 ml, तो 2 मोल जो था ना वो 40 ml कर रहा है ना फॉर्म, एक कितना करेगा 20, तो 3 कितना कंज्यूम होगा, तो 60 ml, और यहाँ पे 40 नहीं 20 बिस्ते, हाँ 20 ml। तो इस तरीका से हम लोग मैथमेटिकल तरीका से करेंगे, क्या कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे 2 है तो इतना है, तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर कितना, मतलब क्या है कि 1 मोल और 3 मोल कंबाइन होकर 2 मोल बना रहा, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग लिमिटिंग को लेके चलेंगे, किसको लेके चलेंगे, लिमिटिंग को लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं इसमें क्या है। बोला कि H2 और Cl2 मिलकर 2HCl बना रहा है, ठीक है ना। बोला कि ये एक्सेस में है, तो एक्सेस में तो ये कितना फॉर्म होगा, तो जो लिमिट में रहता है ना उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो लिमिटिंग अमाउंट में रहता है या लिमिटिंग रिएजेंट रहता है ना उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। मान लो ये 2 लीटर बना है, ये तो एक्सेस में बहुत है, तो बनाएगा कितना, जितना ये 2 ही लीटर है तो बनाएगा 2 लीटर, ठीक ना। अगर ये 1 मोल 2 लीटर बना रहा है, फॉर्म कर रहा, कंज्यूम कर रहा है, तो 2 मोल कितना बनाएगा 4 लीटर आएगा, कितना आएगा यहाँ से 4 लीटर। एक्सेस में कंज्यूम कितना करेगा, इसको कंज्यूम करेगा 2 लीटर ना, 2 लीटर यूज करेगा और बाकी बाद रेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या, इस बार क्या किया, इसी को एक्सेस मान लिया, बोला कि ये जो है ना दिया हुआ है 30 ml और ये एक्सेस में, तो जब भी फॉर्म होता है प्रोडक्ट, और जो भी हम स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग जो हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट निकालते, चाहे जो ये रिएक्टेंट निकालेंगे, बोलेंगे कितना कंज्यूम हुआ कितना बचा हुआ, तो लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ठीक ना। बोलेंगे कि 30 ml ये है दिया हुआ, तो 3 मोल जो है H2 वो ना 30 ml है, तो 3 में 30 है, ठीक ना, तो 1 में कितना होगा 10 होगा, 1 में 10, तो 2 में कितना, तो 20, बोलेंगे ये 20 ml फॉर्म होगा, कोई दिक्कत। अगर 3 ml 30 था तो 1 ml हो गया, 3 मोल 30 था तो 1 मोल 10 और 2 मोल 20 ml। बोले कि सर एक्सेस में कितना कंज्यूम हुआ था, तो 3 30 था 1 10 था, तो इसमें 1 में कितना है 10, बोलेंगे 10 ml ये कंज्यूम हुआ था, तो बोले रिमेनिंग कितना, जितना गिवन रहेगा ना देखेंगे उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे इतना बचा हुआ है, ठीक है ना, ये इतना कंज्यूम हुआ है, रिक्वायर्ड हुआ है, इसमें यूज हुआ है इसको बनाने में, ठीक है ना। अगर 20 ml बनाने में ये 10 ml यूज हुआ है और ये 30 ml, क्योंकि ये लिमिटिंग है, ये क्या है लिमिटिंग में है, ठीक है ना। इस तरीका से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। आगे और भी इसको और क्लियर करेंगे, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन। क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले जो गैसेस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला कि व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन, बोला 100 ml जो है मीथेन को बर्न करवाते हैं, जलाते हैं, बर्न इट प्रोड्यूसेस CO2 गैस एंड वाटर वेपर, ठीक ना। फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस्ड। बोल रहा है कि अगर हम लोग मीथेन गैस को, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। बोले मीथेन को हम लोग जलाते हैं, O2 के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2, और बोल रहा है कि वाटर बन रहा है और हीट एनर्जी निकलेगा, ठीक ना। तो बोल रहा है कि बताओ ये 100 ml लिया गया है, तो बोला कि बताओ कि जो ये कितना प्रोड्यूस होगा, रिक्वायर्ड होगा, O2 कितना रिक्वायर्ड होगा और CO2 कितना प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। इसके बारे में पूछ रहा। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक ना। कोई भी रिएक्शन दिया पहले बैलेंस कर लो। तो देखो एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 4 इधर भी, और 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। देखो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया, ठीक ना। अब क्या करते, दिया हुआ क्या है बताए थे, अगर ये 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, इस तरीका से। वॉल्यूम कितना दिया है अगर मीथेन का, ये अगर 100 ml है, इसका मतलब ये 200 ml रिक्वायर्ड होगा। और ये फॉर्म कितना होगा, इसका मतलब ये 100 ml फॉर्म होगा, और ये 200 ml। तो पूछ क्या रहा था, जो O2 का रिक्वायर्ड कितना होगा, O2 होगा 200 ml रिक्वायर्ड, और बोला कि CO2 कितना फॉर्म होगा, CO2 100 ml है ना फॉर्म होगा। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से निकाल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन में देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि 60 ml जो N2 गैस है और 60 ml क्या है, H2 गैस है। बोला फाइंड द रिजल्टेंट मिक्सचर कंपोजिशन। रिजल्टेंट मिक्सचर कंपोजिशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, N2 और प्लस O2 H2 मिलके क्या बना रहा है, ये NH3 बना रहा है, ठीक ना। तो बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 3 दूनी 6, इधर 3 से कर देते हैं, ये आ गया, बैलेंस हो गया। 2 ठीक है, 6 आ गया। बोला कि N2 और ये गिवेन कितना है, चलिए गिवेन दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ 60 ml और ये भी दिया हुआ 60 ml दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 60 ml दिया हुआ, ये दिया हुआ 60 ml और ये भी दिया हुआ 60 ml दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ये कितना बनेगा, समझिए चीज़ों को। अब क्या है हमको देखना, अगर इसको लिमिटिंग मानते हैं तो ये अगर 60 होगा, उसमें देखना कि लिमिटिंग कौन है। तो लिमिटिंग रेंज तो अभी तक पढ़ाई नहीं है, तो LR तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम लोग यूनिटी मेथड से कर सकते हैं। अगर ये 60 ml है तो रिक्वायर्ड कितना होगा, क्योंकि 3 मोल है, ये 1, अगर ये 60 है तो रिक्वायर्ड होना चाहिए कितना, 180, लेकिन 180 तो है ही नहीं। अब तब ये फॉर्म होता कितना, 120 के 2 के अकॉर्डिंग, ठीक ना। ये जबकि ये तो है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर इसको देखते हैं तो, अगर हम इसको देखते हैं, अगर ये है 60, इसको लिमिटिंग मान लेते हैं, अगर इसको लिमिटिंग माने तो ये पॉसिबल नहीं था। अगर इसको 60 मानते हैं, अगर ये 60 है तो 3 मोल 60 के बराबर, तो 1 मोल 20, ये तो है 60 है तो 20 यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसका मतलब ये लिमिटिंग में है, ये क्या है, लिमिटिंग में है। तो ध्यान देना, तो जो लिमिटिंग होता है उसके अकॉर्डिंग ही आगे प्रोडक्ट बनता है, फॉर्म होता है, कितना अमाउंट बनता है, ठीक ना। अगर इसको 60 लेते थे तो ये 180 होना चाहिए था, जबकि था 60 ही, तो पॉसिबल ही नहीं है। रिक्वायर्ड होगा 180 है, लेकिन है 60। अगर इसको 60 मान के रखते हैं, ये लिमिटिंग बोलते हैं, ये अगर 60 है, इसका मतलब 3 मोल 60 है ना, 3 मोल 60 है, तो 3 मोल 60 है तो 1 मोल 20, 1 मोल 20 होगा ना। तो अगर ये 60 यूज होता है तो रिक्वायर्ड कितना करता है, 20, लेकिन इसका मतलब क्या, ये 20 यूज कर रहा है और इसमें दिया हुआ कितना, 60 दिया, इसका मतलब ये एक्सेस में है, क्या ये एक्सेस में, ज़्यादा में है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर ये 60 है तो 20 रिक्वायर्ड कर रहा, तो बना कितना रहा, 60 दूनी 120, ठीक ना। दोनों से आंसर सेम आ रहा, ठीक ना, लेकिन लॉजिक गलत आ रहा है, ठीक ना। आपको इसका मतलब कि ये 120 ml आएगा, ठीक ना। अब बोले सर दोनों से आंसर सेम आ रहा, किसी से बना सकते हैं। देखिए अगर ये पूछ देगा ना कि आपको N2 लेफ्ट कितना बचा हुआ है, तब दिक्कत आएगी। तो क्या होगा, NH3 फॉर्म कितना हुआ है, फॉर्म हुआ 120, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं देखना, ध्यान देना, मिस्टेक है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे,
मिस्टेक क्या है कि अगर ये 3 मोल 60 फॉर्म हुआ है तो 1 मोल 20, यहाँ पे कितना 2 मोल तो 40 होगा, 40 ml होगा। 40 ml क्या हो रहा फॉर्म हो रहा है, ठीक ना। तो क्या निकालना, NH3 जो फॉर्म हो रहा है वो आएगा 40 ml, और H2 तो कितना है बोला कि अच्छा N2 रिक्वायर्ड कितना हो रहा है, N2 रिक्वायर्ड आएगा कितना 20 ml, बोले N2 लेफ्ट, बोले N2 बचा हुआ कितना है, तो 60 था 20 यूज हो गया तो बचा कितना 40 ml, ठीक ना। ये तो लिमिट बता दे पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो ये पूछ रहा क्या इसका कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन अगर पूछ देगा H2, बोलेगा H2 यूज्ड, ये तो 60 हुआ था पूरा, 60 ml पूरा यूज हुआ था, तो ये पूरा कंपोजिशन आ गया इसका एक एक करके, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्या एवोगाड्रोज लॉ है। एवोगाड्रोज लॉ क्या बोलता है, ये बहुत आसान है, बोला कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोला कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, बोला कि जो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे जो है ना इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, जितना का इक्वल वॉल्यूम है ना इक्वल नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स कंटेन करता, बट एंड एटम में भी डिफरेंट, बोला एटम डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या पी वी इक्वल टू एनआरटी से हम लोग क्या करें, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है मोल का है, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, प्रेशर वैसर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है और आर तो गैस कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लेते हैं इसका मोल मान लेते हैं क्या है मोल n मान लेते हैं, तो ये भी मोल क्या होगा n, इसको भी मान लेते हैं n, ठीक ना। तो मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स कितना आएगा इसमें बताइए, n इंटू एन ए क्या आएगा n इंटू एन ए, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मोल में तो मॉलिक्यूल्स निकलता है, तो इसमें भी क्या होगा n इंटू एन ए, यहाँ भी n इंटू एन ए और n इंटू एन ए, मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो मोल बोला कि सेम होगा वॉल्यूम से, अगर इसका वॉल्यूम अगर मान ले वॉल्यूम भी बोल देते हैं क्या, अगर वॉल्यूम भी है तो क्या होगा मोल n मान लिया गया है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स बोल दिया और बोला कि एटम को चेक करना, एटम बोला एटम में भी डिफरेंट, एटम देखना है, तो मॉलिक्यूल्स में लोग क्या करते हैं, ये जो n इंटू एन ए दिया हुआ है उसी में क्या करते हैं नंबर ऑफ एटम कितना 2, हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह इसमें भी n इंटू एन ए, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 3 से, 3 एटम है ना, इसमें मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू कितना है 2 1 3, इसमें भी n इंटू एन ए मोल, इसमें कितना 4 1 5, देखिए तो एटम सबका डिफरेंट है ना, एटम क्या है डिफरेंट है, बोला मे भी सेम भी हो सकता था, देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे सेम है ना, यहाँ पे क्या है सेम है ना, देख लो यहाँ पे सेम है और उसमें डिफरेंट मे भी डिफरेंट, इसीलिए बोला कि मे भी डिफरेंट मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए अगर लिखा हुआ क्या एक वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, अगर वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है 1 लीटर, ये 2 लीटर, ये 2 लीटर, ये भी 1 लीटर दिया हुआ है क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, तो वॉल्यूम के को मोल के टर्म में लिखे तो क्या बोल सकते हैं इससे 1 मोल बोल सकते हैं इसको, ये भी 1 मोल, ये 2 मोल आ जाएगा, अगर मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखे तो ये 1 मॉलिक्यूल्स, ये भी 1 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक ना। मॉलिक्यूल्स के टर्म में बोल सकते हैं, एटम के टर्म में बोले तो ये कितना एटम देख लेते हैं सेम है कि नहीं है, तो एटम इसमें क्या है 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है, इसमें 4 एटम है, देखिए 2 मोल है तो मॉलिक्यूल्स से गुना करेंगे तो 2 4 एटम हो जाएगा, इस तरीका से, ठीक है। इस तरीका से हम लोग एवोगाड्रो नंबर को देखते हैं कि कहने का मतलब क्या है कि मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, जिस तरह से मोल का टर्म यूज करते हैं उसी तरह से एवोगाड्रो लॉ बोला कि वॉल्यूम को भी हम लोग, तो चलिए तो हम लोग एक लास्ट लॉ देखते हैं जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ये सारे लॉ एनसीईआरटी में भी गिवन है ऑलरेडी, ठीक है ना, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये क्या बोला डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जो व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली, बोला 2 एलिमेंट जो कंबाइंड हो रहा है सेपरेटली, ठीक है ना, विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जैसे एग्जाम्पल लिखते चलते हैं, बोल रहा है कि 2 एलिमेंट है, मान लो ए है और एक बी है, बोला 2 सेपरेटली जो है कंबाइंड हो रहा है किसके साथ, एक थर्ड एलिमेंट जो फिक्स है,
थर्ड एलिमेंट मान लेते हैं सी है, और इसके साथ भी सी के साथ कंबाइंड हो रहा है, ठीक ना। थर्ड एलिमेंट, ठीक ना, फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। बोला कि देन द रेशियो ऑफ मास इज, इसके कंपाउंड बनाते हैं, ये डी बना रहा है और ये मान लेते हैं ई बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। द रेशियो ऑफ मास इज विच इन विच दे डू सो बियर्स ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मास इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइंड। बोल रहा है क्या क्वेश्चन, समझिए। अब बोल रहा है कि ये जो है, ये बोल रहा है कि कोई दो मास है, इसका बोल देते फर्स्ट है ये सेकेंड है, ठीक है ना। और इसके बारे में बोल दिया कि फिक्स्ड है जो कि थर्ड है, क्या है, थर्ड है। समझिए एग्जांपल से, थर्ड है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ये जो कंबाइंड होकर ये बना रहा है प्रोडक्ट, उसमें जो ये भी कंबाइंड होकर जो प्रोडक्ट बना रहा है, इसमें जो ए और बी का रेशियो होगा वो रेशियो, और बोल रहा है कि ये जो अलग से सेपरेट ए बी कंबाइंड होगा उसका जो रेशियो होगा, मान लो जैसे मान लो ए प्लस बी मिलके कोई बना रहा है कंपाउंड, कोई भी मान लो ई एफ बना रहा है कोई कंपाउंड, तो बोला इसका जो रेशियो होगा ना इस कंपाउंड में, और इसका जो रेशियो इस कंपाउंड में जो ए का रेशियो और बी का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर होना चाहिए, सिंपल मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब ये बोल रहा है, ठीक ना। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लो एक लेते हैं कार्बन, मान लो कार्बन है, कार्बन को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं, क्या बनता है, CH4 बनेगा, ठीक ना। और उसी कार्बन को मान लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये फिक्स मान लिया है, क्या ये फिक्स है, ये क्या फिक्स्ड है। ये कार्बन के साथ बनाता है तो CH4 बनाता है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। ये खुद अगर कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। वही चीज लिखवाए थे इस कंपाउंड में, देखिए कंपाउंड बना रहा है यहाँ से, ये दोनों मिलके और ये दोनों मिलके H2O बना रहा है। तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि ये जो कंपाउंड बना हुआ है ना, ये जो कंपाउंड बना हुआ उसमें देखिए कार्बन फिक्स है, कार्बन क्या है, फिक्स है, कार्बन यहाँ पे कार्बन फिक्स है, ठीक है ना। जो थर्ड है, थर्ड एलिमेंट जो है फिक्स है। तो बोल रहा है कि जो ये जो हाइड्रोजन है जो डिफरेंट वाला है, ये जो सेपरेट इसके साथ कर रहा था, देखिए ये सेपरेट इसके साथ कर रहा था, ये सेपरेट इसके साथ कर रहा था, एक बार ये दोनों अलग अलग कर रहा था। बोला इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 4:16:32, 1:8 है। बोला ये जो रेशियो आया है इसमें जो बनाया है, और यहाँ पे जो ये दोनों कंबाइंड जो हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग से सेपरेट करके, इसमें जो रेशियो है वो रेशियो कितना है, 2:16 मतलब 1:8। बोला ये रेशियो और ये रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, सिंपल मल्टीपल होना चाहिए। देखिए तो ये सिंपल मल्टीपल है, ये सिंपल मल्टीपल है ना, 1:8 है, ये भी 1:8 है, सिंपल मल्टीपल है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये जो है रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये लॉ, ये क्या होगा, रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा, ये कहने का मतलब है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ H2S, H2O और SO2 कैन बी डन एज फॉलो। बोला इसको फॉलो करें, जो फॉर्मेशन हो रहा है ना ये इसको फॉलो करेगा। तो कैसे फॉर्मेशन हो रहा पहले, तो पहले देखते हैं H2 और H2 मिलके क्या बना रहा है, H2S बना रहा है, ठीक ना। एक तो ये बना रहा है, और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन O2 प्लस S मिलके क्या बना रहा है, SO2 बना रहा है। देखिए तो इसी में वही चीज है फिक्स वाला, ये क्या है, थर्ड एलिमेंट है, यही ये जो थर्ड एलिमेंट है जो फिक्स है। और ये देखिए दोनों अलग अलग है, इसको ए बोल देते हैं फर्स्ट, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, यही दिख रहा है ना। और जो सी नंबर बना रहा है SO2, ये क्या है, ये खुद से जो है, अच्छा वाटर बना, ये वाला बना दिए हैं और ये वाला बना दिए हैं, ठीक है ना। एक वाटर वाला है। H2O कैसे बना है, H2 प्लस O2 मिलके बना है H2O, यही ना बना है। तो ये खुद से क्या कर रहा है, फिर से सेपरेट किया है यहाँ से, ये जो है ये मिलके बनाया है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंट वाला कौन सा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बोला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है यहाँ पे, बोला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 2:16 और 16 दूनी 32 मतलब 1:6
16 का रेशियो यहाँ पे ये दिया हुआ है। और बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो खुद से सेपरेट अगर कंबाइंड हो रहा है तो क्या बना रहा है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:16। इसको करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ये इसको मान लेते, मान लो x, इसको मान लेते हो y। तो बोल रहा है कि x और y का जो रेशियो होना चाहिए वो सिंपल होल नंबर होना चाहिए या सिंपल मल्टीपल होना चाहिए, सिंपल मल्टीपल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्स वाई का रेशियो सिंपल मल्टीपल है कि नहीं, ये लिखा हुआ 1:8, 1:16 है, 1:16, और ये रेशियो दिया हुआ कितना 1:8 का। देखिए तो सिंपल मल्टीपल है कि नहीं, क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना आ जाएगा, सिंपल मल्टीपल है। या नहीं तो इसको रेशियो वाइज लिखिए, इसको लिख सकते हैं 1/16, इसको 1/8। देखिए दोनों में क्या है, एक दूसरे का मल्टीपल है कि नहीं, सिंपल मल्टीपल। तो 1/8 × 2 करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। देखिए एक दूसरे का क्या है, ये मल्टीपल है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा था कि इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। ये प्रोपोर्शन का मतलब यही है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीका से पूछता है, क्वेश्चन इस तरीका से पूछता है, बोलेगा ये बताओ ये जो है रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन को कौन फॉलो करता है कौन नहीं है, या कौन सा जो है इसका जो ग्रुप है रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाला है, ठीक ना, या हम बोल सकते इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन का। तो हमको चेक करना है सबसे पहले। तो चेक कैसे करेंगे, चलिए इस कंपाउंड में देखते हैं, कार्बन और कार्बन क्या है, फिक्स है, फिक्स है। तो ये थर्ड एलिमेंट है, इसको देखेंगे, ये दोनों है, और ये दोनों खुद से कंबाइंड होकर कंपाउंड तो बनाया होगा ना, पहले वो चेक कर कंपाउंड है या नहीं, इसका मतलब प्रोपोर्शन तो होगा ही, तो फिक्स तो होगा ही। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया है, H2O बनाया। देखिए यहाँ से H2O बनाया, इसका मतलब क्या है, ये रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चल इसको चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कार्बन और यहाँ भी कार्बन फिक्स है, थर्ड एलिमेंट। यहाँ पे देखिए सल्फर और ऑक्सीजन, और ये दोनों खुद कंबाइंड होकर क्या होना चाहिए, सल्फर ऑक्सीजन मिला के सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। देखिए यहाँ से बना रहा है, इसका मतलब ये भी इसका होगा, ये भी रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन का होगा। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी क्या है, पेयर सही है यहाँ से। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन क्या है, फिक्स है, लेकिन ये और ये डिफरेंट है, या फिर ये दोनों सेम ही दिख रहा है, और ये भी ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनना चाहिए, ऑक्सीजन बनना चाहिए। आप देखो NH3, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इसका मतलब ये इसका है ही नहीं, एक तो यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये तो फिक्स बना देंगे। यहाँ पे डिफरेंट वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके देखिए अमोनिया बनाया NH3, मतलब इसमें भी हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट जो है ये भी खुद कंबाइंड किया सेल्फ, इसका मतलब ये भी आंसर क्या होगा, सही होगा। रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये भी। इसको चेक करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम है, यहाँ पे असोडियम, चलिए फिक्स है। थर्ड वाला क्या है, क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक ना। तो क्लोरीन और ब्रोमीन भी तो खुद कंबाइन होगा ना, क्लोरीन ब्रोमीन कंबाइन हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम और आयोडीन आ गया, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है कि नहीं, यहाँ पे ये तो है, और ऑक्सीजन कंबाइन होकर ये बनाया है, ये तो नहीं बनाया है। इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए ना, A और B, ये तो है, ये सेम है, ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पहचानना है कौन सा रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन का है, कौन सा मल्टीपल प्रोपोर्शन का है, किसका क्या है, ठीक ना। आपको इस टाइप का ऑप्शन आएगा, उस तरह से आपको पहचान के बताना। तो आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसको पहचान भी नहीं पाएंगे और कर भी नहीं पाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक ना। ये सब आपको NCERT में भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, NCERT में भी सब कुछ दिया, आप चाहे तो NCERT से भी पढ़ सकते हैं। अगर NCERT में दिक्कत है तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसको, हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू।